अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बेसिकली जो ये वाली वीडियो है वो लॉजिकल रीजनिंग से रिलेटेड है। मैंने जैसा अपनी रीसेंट वीडियो में बताया था कि मैंने एमडी कैट दिया, तो जो लॉजिकल रीजनिंग का पोर्शन था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह फुल स्कोर है मेरा। तो बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि एक जनरल ओवरव्यू। लॉजिकल रीजनिंग बेसिकली बहुत से बच्चे ना छोड़ देते हैं क्योंकि हम बेसिकली साइंस सब्जेक्ट्स पर फोकस अपना रखते हैं और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के मतलब उनके लिए हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो अगर मैं अपनी जनरली बात करूं तो कुछ भी नहीं, मैंने मतलब कोई इसकी कोई स्पेशल प्रेपरेशन नहीं की, ना मैंने कोई इस पर टाइम इतना लगाया। सिर्फ पेपर से एक रात पहले मैक्सिमम मुझे हाफ आवर लग गया इसकी। एक तो बेसिक्स है ना, बेसिक्स तो आमतौर पर सबको पता होती हैं। बाकी इसका एक मेन पोर्शन होता है वो लॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो मैंने उसको थोड़ा सा बस फोकस में अपने रखा और मुझे मैक्सिमम हाफ आवर लगा। पूरा साल मतलब मैंने कोई इसकी स्पेशल प्रेपरेशन नहीं की, ना मैंने कोई स्पेशल इसके लिए क्लासेस या यूट्यूब से कोई या कोई वेबसाइट्स पर कुछ भी नहीं लिया। मैंने जनरली बस कह लें कि एक ओवरव्यू एक अपने जहन में रखा कि इस तरह क्वेश्चंस को होना है और वो मोस्टली स्टूडेंट्स को आता होता है। तो ये थोड़ा सा क्विक ओवरव्यू ही है क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम इन सब्जेक्ट्स को भी फोकस में रखें। ऑलरेडी साइंस सब्जेक्ट्स का बर्डन ही इतना ज़्यादा होता है। अच्छा, इसके लिए लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं किप्स की बुक बहुत अच्छी है। किप्स की भी बुक लेकिन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको भी फुली उसको करना, उसके क्वेश्चंस को करना वो भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी, जो जहाँ तक मेरी बात है मैंने उसके कुछ कुछ क्वेश्चंस को हाँ मतलब किया था। वो भी आमतौर पर जब मैं अकेडमी की टेस्ट देती थी उनमें थोड़ा बहुत चलो साथ साथ कर लिया, लेकिन वैसे मैंने कोई उसकी बुक कम्प्लीटली थॉरली नहीं की। लेकिन वो बुक अच्छी है, मतलब अगर आपको कोई बुक रेकमेंड मैं अगर करूँ तो मतलब किप्स की बुक अच्छी है। तो उसी के लिहाज से मैंने यहाँ पर टॉपिक्स भी लिखे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लेटर्स और सिंबल सीरीज़। तो लेटर और सिंबल सीरीज़ में ये आपको भी पता होगा। इसके लिए मैं कहूँगी कि आप फर्स्ट 20 डिजिट्स के स्क्वायर और क्यूब याद रख लें, मतलब इजी रहता है क्योंकि ऐसा बाजू का सीक्वेंस आ जाता है जिसमें अंडर रूट की और स्क्वायर की भी ज़रूरत पड़ी होती है, तो उधर फिर निकालते हुए बहुत टाइम लग जाता है। और मोस्टली अंडर रूट का मेथड तो हमें आता ही नहीं है, मतलब हम भूले होते हैं। तो अंडर रूट याद रख लें, ये फ़िज़िक्स के पेपर में भी बहुत हेल्पफुल रहता है, मतलब उसमें भी परसेंटेजेस के क्वेश्चन में ये चीज़ अप्लाई हो रही होती है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखे है सिंपल सीक्वेंस। मैं ये जनरल ओवरव्यू ये आप सबको भी आता होगा। ये सारा कंसेप्ट इसमें लगा के सॉल्व करना, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो वो सिंपल इसमें एक सीरीज़ बन रही है हमारी 5 7 9 11, इनकी सीरीज़ में मज़ीद 2 ऐड होते जा रहे हैं और हमारे 39 आंसर आ रहे हैं। बाज़ औक़ात ऐसी सीरीज़ आती है जो काफ़ी लेंथी हो जाती है, तो उसको मैं कहूँगी आप 2 पीसीज में उसे ब्रेक कर लें। ब्रेक अब जैसे कि ये देखें, ये एक डिजिट छोड़ छोड़ के मैंने लिया हुआ है, तो अभी इसकी ऐसे बनेगा कि 4 12 28 और ये फिर ये इस सीरीज़ को अलहदा सॉल्व कर लें और 6 14 30 इस सीरीज़ को अलहदा सॉल्व कर लें। दोनों एक दूसरे को वेरीफाई करने चाहिए, मतलब दोनों में सीक्वेंस सेम आपका अप्लाई हो रहा होना चाहिए, और तो इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट आ रहा है। मतलब बेसिकली इसी तरह ये भी होना है। अच्छा, यही सेम कंसेप्ट अल्फ़ाबेट सीरीज़ पर भी लगता है। अल्फ़ाबेट सीरीज़ में ABC आपको दी होती है, उसके अंदर आपको अल्फ़ाबेट स्किप करके नेक्स्ट दिया होता है, तो वो सीक्वेंस उसमें भी यही चीज़ पता चलेगी कि हाँ इतने अल्फ़ाबेट छोड़ें तो अगला ये सीक्वेंस होगा। उसके बाद यही चीज़ हमारी कोडिंग में, हमारी कोडिंग में क्वेश्चंस आपको आते हैं कि इफ़ दिस इज़ द कोड फॉर दिस देन व्हाट विल बी द कोड फॉर दिस। तो उसमें अल्फ़ाबेट्स दिए होते हैं और एक एक गैप छोड़ा होता है। और लॉजिकल रीजनिंग में मतलब इससे रिलेटेड एक नया क्वेश्चन ज़रूर आता है। बाकी आगे हमारे पास एनालॉजी का पैटर्न आता है। तो एनालॉजी के पैटर्न में ऐसे है कि आपको फिगर्स दी होती हैं, फिगर्स उसके अंदर थोड़ी रोटेशन इन्वॉल्व हो रही होती है, सीक्वेंस बन रहा होता है, मतलब ट्राइंगल है, स्क्वायर है, इन सब से रिलेटेड ना, तो वो भी इजीली सॉल्व हो जाता है अगर कॉन्सेप्ट अप्लाई करें। और इतने हम अकेडमीज़ में मुश्किल क्वेश्चंस करते हैं लेकिन पेपर में मोस्टली ईजी आते हैं।
अच्छा, ये वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने लॉजिकल रीजनिंग में कुछ भी नहीं किया, सारा कॉन्सेप्ट इस सबको आता है, लेकिन ये वाला पोर्शन एक कह लें एक बेस है। इसका क्वेश्चन मस्ट है, आना ही आना है, एक ना एक, और एक एक मार्क मैटर करता है हमारे मेरिट में, एक एक मार्क। तो ये इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कह लें मतलब फोकस किया था, वो भी मैं आपको बता रही हूँ, मुझे मैक्सिमम हाफ आवर लगा। तो इसको दो मेथड्स से मैंने सीखा है सॉल्व करना, क्योंकि ना इसके अंदर हम वेन डायग्राम वाला मेथड करते हैं। वो वाले क्वेश्चन हैं जिनके दी बैग्स आर पर्सेस, सम कैट्स आर डॉग्स, इस तरह की हमें स्टेटमेंट्स दी होती हैं, तो हमने उनको वेन डायग्राम में मोस्टली बच्चे अप्लाई करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो नो वाले क्वेश्चन हैं उनमें ये बाजुकात ना कंट्राडिक्ट कर जाता है ये मेथड। तो मैंने इसको दो से सीखा था और दो से वेरिफिकेशन करके आई थी, तो मतलब हो जाता है, मतलब 90% चांस में आपका आंसर सही आ जाता है। वैसे तो वेन डायग्राम से भी हो जाता है, लेकिन वेन डायग्राम का भी एक मेथड है उसको मज़ीद सॉल्व करने का, स्पेशली नो के क्वेश्चन जिनमें नो आ जाता है ना, नो का वर्ड, क्योंकि उसमें थोड़ी इंटरचेंजिंग करनी होती है, वो थोड़ा डिफरेंट है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल से ना इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये मेन बेस है। अगर आपने ये कर लिया ना, बस लॉजिकल, बस ऑलमोस्ट जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ मैंने बस यही चीज़ पर फोकस किया है। आगे हमारे पास लॉजिकल डिडक्शंस आता है। अच्छा, इसमें भी सिंपल, ये भी आपको कंसेप्ट लगाना है कि आपको एक इस तरह की स्टेटमेंट दी होती है, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, आपने ए लिखा, तो आप ए इज़ ग्रेटर दैन बी, तो वो जो बी है वो इन टर्न ग्रेटर है सी से, तो कौन सा ग्रेटर है सबसे ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है वो ए ग्रेटर है। तो इसी तरह आप एक रिलेशन उनका बनाओ ग्रेटर स्मॉलर सिंबल के साथ, और आपका आंसर इजीली निकल आता है। सेम इसी तरह फैमिली रिलेशंस के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब दिया होता है कि अली इज़ एल्डर देन आकिब, तो इस तरह करके आप उसका अली लिखो, आकिब लिखो, तो वो आपसे एंड पे पूछते हैं हु इज़ द यंगेस्ट या एल्डेस्ट, तो इस तरह करके आपका बन जाता है वो भी। ये इसी तरह लॉजिकल डिडक्शंस में एक तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको डाटा दिया होता है और आपको मतलब उसकी कैटेगरीज बताई होती हैं कि ये है, ये है, और एंड पे ना वो आपसे थोड़ा घुमा फिरा के पूछते हैं कि ओवरऑल मतलब कौन कौन किसके पास क्या चीज़ है, कौन क्या है, मतलब इस तरह से। तो ये वाले क्वेश्चंस के लिए आप टेबल बना लो, बहुत इजीली ये वाले क्वेश्चन हो जाते हैं। मतलब आपको बता देते हैं कि आपके डेटा में आपको अल्फ़ाबेट्स भी दे सकते हैं, गर्ल्स बॉयज़ जिस तरह मर्ज़ी, एनिमल्स जो मर्ज़ी, उसका एक टेबल सा बना लो, और फिर आप उसको जैसे बी एक्ट्रेस है तो इसको एक्ट्रेस में लिख लिया, और हमारे पास ए डांसर है तो इसको डांसर में लिख लिया, ये म्यूज़िशियन है इसको म्यूज़िशियन में लिख लिया, ये वायलिनिस्ट। तो एंड पर ना उसका ये तो मैंने थोड़ा सा लिखा है, वो और डाटा भी देते हैं, अगर आप किसी बुक्स पे एक एक क्वेश्चन भी कर रहे हैं ना बहुत इनफ है। तो उसका एंड पर भी उन्होंने पूछा होता है कौन सा फिर एक्ट्रेस है, बेसिकली उन्होंने दिया होता है डाटा में, लेकिन उसको उन्होंने मिक्सअप करके एंड पर रिजल्ट मांगा होता है, वो इतना डाटा ज़्यादा दे देते हैं ना कि वो मिक्सअप हो जाता है। तो इसके लिए बेटर यही है कि आप इसको बॉक्स की फॉर्म में बना लो, बहुत ईजीली हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मिरर इमेजेस आती हैं। ये मिरर इमेजेस का मेन मकसद बताने का ये है कि कुछ स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि जब हमें कोई डाटा गिवन होता है और जब हम पेज पर उस चीज़ को लिखते हैं तो उसका मिरर इमेज मस्ट होता है। तो ये फिज़िक्स में भी इस तरह के थोड़े बहुत क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें भी यही चीज़ ही आती है। अब यहाँ पर जैसे कि ए इज़ लेफ्ट ऑफ बी है, फर्स्ट लाइन आपकी, तो अब मैं अगर देखूँ तो ये मेरा ये ए है ना, तो अब मैं देखूँ तो मेरा लेफ़्ट ये है, ये, लेकिन मुझे पेज पर मेरा मिरर इमेज बनाना है, मतलब मुझे ए इज़ राइट ऑफ बी बनाना है। तो अगर अब मैं देखूँ तो ये बी है, तो ये ए मतलब कि बी की राइट पर है, ये आपका यहाँ राइट आएगा। मिरर इमेज में आपने इसको ड्रॉ करना है, तो अब ये इस तरह बन गया कि ए इज़ राइट ऑफ बी, ये बी की राइट पर ए है। वैसे तो लेफ़्ट मेरा ये है ना, तो उसका मुझे मिरर इमेज बनाना है, तो बस इसमें सिर्फ ये एक चीज़ अप्लाई करनी थी और कुछ भी नहीं। सी इज़ राइट ऑफ बी, अब बी का राइट मतलब ये है ना यहाँ, और मेरा राइट भी यही है, लेकिन मुझे इसका मिरर इमेज बनाना है, यानी कि इसका लेफ़्ट होगा, ये हमारा सी होगा, सी इज़ लेफ़्ट ऑफ बी।
और मिडल में कौन है हमारा बी। इसमें बस बताने का मकसद ये है कि आपको जो डाटा गिवन होता है ना, अगर आपको डायरेक्शंस में गिवन हो तो उसका अपने पेज पर मिरर इमेज बनाना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अच्छा, इसमें ना मतलब ये है, ये इतना ज़्यादा आपको डाटा दिया होता है, इसमें बताने का मकसद क्या है। इसके अंदर ना अब आपको जैसे कि डायरेक्शंस आप बना लें, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट प्लेन बना लें। उसमें अब देखिए आपको उन्होंने कहा है सबसे पहले कि जो हमारे पास रेड है वो ईस्ट की तरफ भाग है। हाँ, ईस्ट की तरफ भाग है। अपने पेज को टर्न ओवर करें। आपने अपनी इस जो सामने वाला उसका पॉइंट है ना, पॉइंटिंग एंड को अपने आपने फ्रंट पे रखना है। इस तरह है बिल्कुल जैसे आप डिसीजन करने लगे कि आपने आगे कहाँ जाना है। ये इस तरह के क्वेश्चन इस तरह होते हैं। तो आगे इन्होंने कहा है कि टर्न्स टू राइट। अब मेरा ये राइट है, यहाँ पर ये मिरर इमेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पर भी आप मतलब कहें तो ये मिरर इमेज वाला वो पिछले क्वेश्चन में था, ये डायरेक्शंस बिल्कुल ऐसे क्योंकि हमने अपने पेज को ऑलरेडी टर्न ओवर कर लिया तो अपनी डायरेक्शन में इसको लेके चलें। यहाँ पर मिरर इमेज वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगना अपना। या हम ईस्ट की तरफ गए हैं, हमने इसको पेज को अपने पॉइंटिंग एट को सामने किया, टर्न्स टू राइट, राइट की तरफ आपने एरो लगा दिए, राइट को मुड़ गए। अब इस चीज़ को आप अपने सामने लाएं, टर्न्स टू राइट है, फिर उसने कहा है टर्न्स रन्स एंड टर्न्स टू राइट। फिर मेरे पास पॉइंटिंग एंड आ गई, अगेन राइट की तरफ मैंने एरो लगाया, मुड़ गई। फिर मैंने अपनी पॉइंटिंग एंड को अपने सामने रखा और फिर उन्होंने लिखा है रन्स एंड टर्न्स टू लेफ़्ट, ये मेरा लेफ़्ट है। मैंने यहाँ लेफ़्ट की तरफ एरो लगाया, लेफ़्ट वाले एरो को अपने पॉइंटिंग एंड की तरफ रखा। फिर उन्होंने कहा है देन टर्न्स टू लेफ़्ट, फिर मैंने अपने यहाँ से लेफ़्ट लिया पॉइंटिंग एरो, फिर पॉइंटिंग एरो की डायरेक्शन में लिखा और फाइनली उन्होंने लिखा फाइनली टर्न्स टू लेफ़्ट, तो लेफ़्ट, ये लेफ़्ट, ये मेरा फाइनल एरो। आगे उन्होंने एंड पर इतनी डायरेक्शन देने के बाद पूछा इन विच डायरेक्शन इज़ इट नाउ। तो जाहिर सी बात है आपका एरो अपवर्ड जा रहा है तो ये नॉर्थ की डायरेक्शन बन रही है, तो आपका इस तरह नॉर्थ आंसर आ गया। ये इसमें बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है, एक एक भी इंसान क्वेश्चन कर लेना इजीली उसको आ जाता है। आगे कोर्स ऑफ एक्शन है, कोर्स ऑफ एक्शन में भी जनरली अपना कॉन्सेप्ट लगता है, वो ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स को आता है। हर किसी की अपनी ओपिनियन होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमें अपनी नॉलेज में रखनी चाहिए कि ऐसा आपका आंसर हो जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो और वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी हो रहा, उसमें ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन ना हो और उसमें अपने इमोशंस को नहीं आपने इन्वॉल्व कर देना कि जी नहीं मैं इसे क्यों ऐसे करूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका डिसीजन हार्श नहीं होना चाहिए, पोलाइट होना चाहिए, वो आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, मतलब कि एक न्यूट्रल वे में आपने आंसर करना है। आगे हमारा कॉज एंड इफेक्ट आ जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन भी एक मस्ट होता है आए। तो कॉज एंड इफेक्ट में भी आपको स्टेटमेंट्स गिवन होती है, एक कॉज है तो एक इफेक्ट है, इस तरह करके आपको आंसर मिल जाता है, तो वो भी बहुत ईजीली निकल आते हैं। मेन इसके अंदर जो पोर्शन होता है वो लॉजिकल प्रॉब्लम्स का होता है, वो इंशाल्लाह ताला मैं कल ज़रूर, कल नहीं तो फिर अपकमिंग वीडियो मेरी इसी से रिलेटेड होगी इंशाल्लाह ताला। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।